योगेन जी, मैं तो बिना किसी भूमिका के आपकी प्रतिक्रिया इन नतीजों पर चाहता हूं, जहां बीजेपी जबरदस्त कामयाबी के साथ मध्य प्रदेश में तो एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ जीत है बीजेपी की। 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी और तमाम आशंकाओं के बाद उसको तोड़ते हुए बीजेपी का आना, छत्तीसगढ़ में फिर बीजेपी का भूपेश बघेल से सत्ता छीनना, राजस्थान में और सिर्फ एक तेलंगाना कांग्रेस के हिस्से में आना। पहले इसकी व्याख्या आप कैसे करते हैं इस नतीजे की, क्योंकि अब ये नतीजा लगभग यही होने वाला है। अजीत भाई, शुरुआत में ये कह के करूंगा कि मैं हैरान हूं और मायूस भी। हैरान इसलिए कि जो तेलंगाना में हुआ था वो हमें पता था, मैंने भी आपको कहा था ऐसा होने वाला है। और वो एक बहुत पॉजिटिव स्टोरी है कांग्रेस के उभार की, कांग्रेस वापस आ सकती है और दक्षिण भारत से बीजेपी के दरवाजे बंद होने की। लेकिन जो उत्तर भारत की खबर आ रही है तीनों राज्यों से, ये तीनों राज्य हैं जहां कांग्रेस जीत सकती थी, ये असंभव राज्य नहीं थे। ये तीनों राज्य हैं जहां कांग्रेस के पास जीतने के आधार थे, उसके बावजूद हारना और इतनी बुरी तरह से हारना, मैं इससे हैरान हूं। अगर कोई कहता मध्य प्रदेश में कि देखिए मध्य प्रदेश में बदलाव की चाह लोगों में थी, बीजेपी 4 साल 5 साल पहले लगभग चुनाव हार गई थी, चोर दरवाजे से सरकार बनाई थी और कोई बहुत अच्छी सरकार चलाई नहीं थी। उसके बाद पार्टी को 8% का मार्जिन आ जाए। देखिए इस सब के बाद अगर कोई ये कहे कि कांग्रेस जीतते जीतते मामला कांटे का हो गया, ये बात सही थी और मैंने भी आपको प्रोग्राम में कहा था कि जितना धड़ल्ले से कांग्रेस ये चुनाव जीत सकती थी वैसा हो नहीं रहा, मामला कांटे की टक्कर हो गई है। लेकिन कांटे की टक्कर की बजाय बीजेपी 8% से आगे हो जाए, ये मेरी समझ से अभी भी परे है। और इसको छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन तो दिए जा सकते हैं, ये भी गड़बड़ की, ये भी गड़बड़ की, वो पर्याप्त नहीं है। इसी तरह से राजस्थान में ये मुझे बिल्कुल समझ आता है कि अशोक जी ने तीसरी बार फिर कर दिया, अच्छी सरकार चलाई और बुरा चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। लेकिन सच बात यह है कि राजस्थान में बीजेपी के अपने जो संघर्ष थे, दांव पेच थे, घमासान था, वो कोई कांग्रेस से कम नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ सुगठित पार्टी चुनाव लड़ रही थी, दूसरी तरफ बिखरी हुई कांग्रेस लड़ रही थी। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के बारे में कहना चाहिए कि उन्होंने सरकार चलाने के साथ साथ राजनीति भी उसके साथ जोड़ी थी, दांवपेच भी खेले थे। तो पहला तो हैरानी की बात है कि इतने बड़े मार्जिन से बीजेपी का जीतना। इसी तरह से तेलंगाना में बीजेपी को कोई 14% वोट आ रहे हैं, जो मेरी समझ और अंदाजे से कम 2-3% फालतू है। तो पहली बात तो हैरानी की है, लेकिन सच्चाई का सामना तो करना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि इसके सबक क्या है, उस पे हमें सोचना चाहिए, बजाय कि हम बिल्कुल बिल्कुल। सीधे सीधे हर जगह पे हर नेता को इल्जाम देना शुरू कर दें इत्यादि। अगर तीनों राज्यों की 3 सबक जो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, राजस्थान में जैसा मैंने कहा, ना सरकार के खिलाफ गुस्सा था, ना मुख्यमंत्री के खिलाफ गुस्सा था। गुस्सा था तो एमएलए के खिलाफ था। और कांग्रेस उन एमएलए के टिकट नहीं काट पाई। अंततः ये हुआ कि भाई टिकट तो देना पड़ेगा क्योंकि अशोक जी के खास लोग हैं। और दूसरा, ये जो गठबंधन का था, 2 गठबंधन बहुत सहज सामान्य थे। हर व्यक्ति कह रहा था, सिर्फ मैं नहीं, हर व्यक्ति कह रहा था कि ये 2 गठबंधन तो कांग्रेस को कर ही लेने चाहिए। पहला था सीपीएम के साथ, जिसका कोई 10-12 सीट पे असर है, और दूसरा है भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ, जिसका कोई 17 सीट पे असर है। अभी तक मेरी गिनती के हिसाब से इन दोनों के चलते कम से कम 15 सीट का फायदा बीजेपी को हो चुका है आज सुबह। यानी कि अगर 15 सीट बीजेपी डाउन होती और कांग्रेस 15 सीट अप होती, तो ऐसा नहीं कि बीजेपी कम से कम मेजोरिटी से नीचे होती और ये चुनाव एक तरह से नजदीकी का चुनाव नजर आता। अंततः सिर्फ 3% का फर्क है दोनों पार्टियों में। जो वोट सीटों में बहुत बड़ा फर्क दिख रहा है, केवल 3% का फर्क है। छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने एक तरह से ये एक चुनाव था जिसमें ढिलाई बरती, चुनाव लड़ने में एक अति आत्मविश्वास जो था। तो इन सब के चलते कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा अवसर जो था 24 चुनाव से पहले स्पष्ट रूप से एक मैसेज देने का कि बीजेपी हार सकती है, 24 के चुनाव में बदलाव हो सकता है, इतने बड़े अवसर को गंवा दिया है।
इसे यदि अब वापस हासिल करना है, इसका कोई एक श्योर शॉट फॉर्मूला तो हो नहीं सकता, लेकिन 2-3 चीजें स्पष्ट हैं। पहला तो ये, अभी मैं केवल राज्यों की नेताओं की व्यक्तिगत जिम्मेवारी और इन सब चीजों पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इनकी बहुत चीरफाड़ बिल्कुल। होती है। जो बड़ी चीज है, पहला, कांग्रेस का अपना जनाधार और कांग्रेस का जो ओवरऑल पॉलिसी है, इनमें तारतम्य नहीं है। जनाधार क्या है? गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटीज। और कांग्रेस की नीतियां और नेतृत्व कहां से आता है, वो आप देखते ही हैं कहां से आता है। इन दोनों में तारतम्य की जरूरत है। दूसरा, कांग्रेस के अपनी राष्ट्रीय नीतियां और अपनी वैचारिक जो एक राष्ट्रीय घोषणा है उसमें, और जमीन पर कांग्रेस के नेता जो कर रहे होते हैं उनमें कोई तारतम्य नहीं है। आज सब लोग कहेंगे कास्ट सेंसस कार्ड चला नहीं। मैं पूछना चाहता हूं उसका इस्तेमाल कहां हुआ? राहुल गांधी ने 2-4 रैलीज में उसके बारे में बात की, लेकिन क्या किसी भी कांग्रेस कैंडिडेट को या किसी भी कांग्रेस वर्कर को आपने कास्ट सेंसस के बारे में बात करते सुना? क्या किसी भी ओबीसी तक ये बात पहुंची कि कांग्रेस पार्टी की ये एक नीति है? मेरे ख्याल से तो ये बात पहुंची ही नहीं कहीं पे भी। या अडानी पे राहुल गांधी उस पर हल्ला करते हैं, उसके बारे में एक आक्रमण करते हैं, और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की अपनी नीतियां कुछ और होती हैं। जमीन पे ये बात बिल्कुल नहीं पहुंचती। तो इस दूसरे तारतम्य की जरूरत है। और तीसरा, कांग्रेस को अंदर सख्ती और बाहर नरमी की जरूरत है। अंदर सख्ती मतलब अपना जो पुराना जो कुछ डेडवुड कांग्रेस में है उसको निकालने के लिए सख्ती करने की जरूरत है, जो बीजेपी ने हिम्मत दिखाई, और मुझे भी लगता है कि बीजेपी तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बदल सकती है। लेकिन बाहर नरमी, यानी कि बाहर से डील करने में, इंडिया अलायंस से डील करने में कांग्रेस को ज्यादा उदारता, ज्यादा विनम्रता दिखानी चाहिए। ये सबक मैं आज देखता हूं। अब एक सवाल में इसके साथ ये आता है योगेंद्र जी, कि जैसे आपने भी उसका जिक्र किया, मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा हमारे सामने है, सीट तो देख ही रहे हैं 162, मतलब एक्सिस के उस आंकड़े को भी फाड़ दिया, जिसको कहते हैं वोटर ने छप्पड़ फाड़ कर नंबर दिए। ये अकल्पनीय है। मैं नहीं मानूंगा कि बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक ये 162 का आंकड़ा उनकी कल्पना में भी होगा। 130-35 ही बयान में भी लोग बोलने लगे थे, तो 162। दूसरी बात, मैं वोटिंग जो शेयर देख रहा हूं, वोट शेयर, अब अभी जो इलेक्शन कमीशन का ताजा डेटा है 48.9, दैट मीन्स 49%। कांग्रेस लगभग 40% मान गया, मतलब 9% का वोट शेयर का फासला है, जो पिछली बार आधा फीसदी का था। आधा फीसदी में ही 22 सीटों का फर्क हो गया था, जो भी है। नहीं, माफ करें, आधा फीसदी का फासला था, 22 सीट दूसरी जगह का था। तो अब मैं कह रहा हूं 9 सीटों का फासला, 9% वोटों का फासला राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में सीटों में बढ़त हासिल करके सरकार में आना। अब यहां से मैं जरा वो समझना चाहता हूं कि इसको आप किसको श्रेय देंगे? राजस्थान में कोई लोकल लीडरशिप को आगे नहीं रखा गया। एमपी में शिवराज सिंह चौहान को आगे का चेहरा भविष्य का घोषित नहीं किया गया, 7 मंत्रियों सांसदों को उतारा गया। छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह चेहरा नहीं थे, मोदी रैलियां कर रहे थे। तो क्या यह माना जाए कि मोदी जो एक नैरेटिव यही होगा कि मोदी ने अपने चेहरे पर लड़ा, कमल 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 ही उम्मीद कमल चिन्ह कहते रहे, और ये पूरा मोदी वर्सेस जो भी स्टेट लीडरशिप कांग्रेस की थी या राहुल जहां थे, और मोदी ने उसके अपने वोटर को में बढ़त हासिल करते हुए बाकियों के लिए कहे कि जमीन सुखाने का इंतजाम कर दिया? पहली तो बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं मैं, 9% का फासला इतना बड़ा फासला होता है कि उसे आप सड़क चलते महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। देखिए, एक तो चुनाव होता है 1-2% से जहां फर्क पड़ जाए, जैसे राजस्थान में अभी 3% का फासला है। ठीक है, वो आपको एग्जिट पोल वगैरह से पता लग सकता है। सामान्य सड़क पे चलते हुए आपको 1-2% का फासला दिखाई नहीं देता। लेकिन जहां ये बिल्कुल ऐसे है कि आपको बुखार 99 है या नहीं है, ये आपको थर्मोमीटर से पता लगता है। लेकिन 103 है, ये आपको हाथ लगाते ही पता लग जाता है कि भैया बहुत बड़ा बुखार है। आपको ईमानदारी से बताऊं, जब मैंने मध्य प्रदेश में घूमा, 4 महीने पहले भी घूमा, 3-4 महीने पहले भी घूमा, उस वक्त मुझे कम से कम ये दिखाई नहीं दिया। और जितने भी तमाम लोग मध्य प्रदेश में घूमे, आप लोग भी गए होंगे, बदलाव की बात होती थी। ये बात जरूर है कि कांग्रेस को जो अपना एडवांटेज था वो कांग्रेस ने काफी गंवा दिया था चुनाव के नजदीक आते आते। लेकिन 9% फासले का चुनाव था,
ये कम से कम मुझे महसूस नहीं हुआ। ये मेरी कमी रही होगी, मेरी अपनी कमजोरी है। लेकिन अब मैं आपको बैठ के कहूं कि हाँ हाँ मुझे तो पता था ये होना है और उसके 5 ये कारण थे, ये बेईमानी की बात होगी। सच ये है कि मुझे पता नहीं था कि ये 8-9% के फासले का इलेक्शन है। इंडिया टुडे को कहना चाहिए कि उन्होंने जरूर उसको ठीक से एंटिसिपेट किया। इसका कारण क्या है मैं अभी भी बता नहीं सकता, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी की, इसे आप मोदी कह लीजिए या इसे बीजेपी कह लीजिए, बीजेपी की एक जो ऑर्गेनाइजेशनल ताकत है। देखिए बीजेपी ने कई चीजों को जोड़ रखा है। सांगठनिक ताकत उनके पास है, राज सत्ता, जो दिल्ली और उसकी राज सत्ता डबल इंजन से लोगों का फायदा होता हो या नहीं होता हो, बीजेपी का बहुत फायदा होता है। तो अपनी राज सत्ता को, अपने सांगठनिक आधार को और मीडिया और मन, इन सबको जोड़ के बीजेपी ने इतनी फॉर्मिडेबल, इतना मजबूत एक बना रखा है, जिसका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल एक फ्रेश तरीके से सोचना होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी का राज्य नेतृत्व इसका श्रेय नहीं ले सकता, क्योंकि राजस्थान में तो कोई राज्य नेतृत्व था ही नहीं। और सच बात यह है कि बीजेपी ने 5 साल में विरोध का तो, विपक्ष की तो कोई भूमिका अदा ही नहीं की राजस्थान में। उसके बावजूद अगर इतने धड़ल्ले से बीजेपी जीत रही है, तो इसका श्रेय बीजेपी को मिलना चाहिए, किसी एक नेता को नहीं। और या आप कहिए इसका श्रेय कांग्रेस को मिलना चाहिए कि वो जैसे राजस्थान में तो तीसरी बार है अशोक गहलोत अच्छी सरकार चला के बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका दोष ज्यादा कांग्रेस को मिलना चाहिए कि जो संभावना हो सकती थी, उस संभावना को इस्तेमाल करने में पूरी तरह से विफल। अब एक सवाल फिर उसके बाद है कि यहाँ आप मान रहे हैं कि कांग्रेस उस संभावना जो हो सकती थी उसको या भूमिका निभाने में विफल रही, वो नतीजे सामने दिख रहे हैं। लेकिन अब यहां से बार बार अब बात आगे की होगी। ये तो नतीजे आ गए लगभग, मतलब अभी रुझान है, सेटल यहीं पे होगा नंबर, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में जब भी हो। अब यहां से हर आदमी विश्लेषण आगे के भविष्य की बात होगी। हम सबको भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन बात वही होगी कि अब जिस इंडिया अलायंस की भूमिका बनी, जिस इंडिया अलायंस की बैठकें पटना बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक हुई, जो अभी 2 महीने से स्थगित है इन चुनावों की वजह से, उस इंडिया अलायंस की सेहत पर यहां से क्या फर्क पड़ेगा, जिसे माना जा रहा था कि मोदी की सत्ता के सामने 2024 के लिए एक मजबूत चुनौती विपक्ष दे सकता है, साझा गठबंधन, साझा मोर्चे के साथ, जहां 400 सीटों पर 1 to 1 हो सकता है। अब वहां क्या देखते हैं इंडिया गठबंधन और बना मोदी में, इन नतीजों के आईने में अगर देखें तो? अजीत भाई, इन नतीजों के बाद एक तरह से इंडिया अलायंस की जरूरत और संभावना दोनों बढ़ जाती है। ये विचित्र बात लगेगी। देखिए अगर कांग्रेस को इन तीनों राज्यों में सफलता मिल जाती तो इंडिया अलायंस में बहुत बड़ी अड़चन हो सकती थी। आप समझ पा रहे हैं क्यों होगी वो चीज। काफी पेच हो जाते उसके बाद उसमें। लेकिन आज तो जब कांग्रेस जैसे जैसे कमलनाथ ने कहा ना, कौन अखिलेश बखलेश। जी जी जी, तो दिक्कत यही होती है कि जब भी कोई एक पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से ले आती है, अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकती है, तो उस शक्ति प्रदर्शन के बाद अलायंस में मुश्किलात बढ़ जाती है। कांग्रेस इतना अच्छा नहीं कर पाई। इसका एक फायदा दरअसल इंडिया अलायंस को ये होगा कि जब वो टेबल पे बैठेंगे सब लोग, तो सबकी चेयर का साइज कुछ कुछ बराबर हो जाएगा। अलायंस करना इस लिहाज से जब बराबर चेयर होंगी तो गठबंधन थोड़ा सा आसान होगा। और मैं समझता हूं, या कम से कम मेरी ऐसी आशा है कि इस गठबंधन की मजबूरी भी सबको अब ज्यादा तेजी से, ज्यादा तीव्रता से महसूस होगी कि हाँ भैया, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। सच ये है कि ये तीनों चुनाव गठबंधन के तो थे नहीं, तीनों राज्य, ना ही तेलंगाना था। इन तीनों राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये मुख्यतः कांग्रेस और बीजेपी के। इसमें अलायंस की जरूरत केवल राजस्थान में थी, जो कि किया जा, मध्य प्रदेश में सपा का दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल था नहीं। वो झगड़ा बहुत बड़ा दिखाई दे गया, लेकिन इतना बड़ा बात इशू था नहीं। राजस्थान में था, जो कांग्रेस नहीं कर पाई। जिन राज्यों में असली इंडिया गठबंधन की आवश्यकता है, वो राज्य हैं महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और एक मायने में असम। इन राज्यों में जरूरत है। मेरे ख्याल से अब आज की इस झटके और सदमे के बाद
कांग्रेस शायद ज्यादा तत्पर होगी इस अलायंस को करने के लिए, ज्यादा उसे भी एहसास होगा जिम्मेवारी का कि हाँ, इस अलायंस के बिना कोई रास्ता नहीं है। और जब तक इन 4-5 राज्यों में अलायंस बन जाता है, बाकी में अलायंस हो ना हो, इसका 24 के चुनाव परिणाम पे कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इन 5 में अलायंस ही सीटों के गणित को बदल सकता है। ज्यादा जरूरत जिसकी है अजीत भाई, मुझे बार बार महसूस होता है, मैंने कहा भी है कि केवल सीटों के समीकरण से काम नहीं चलेगा इंडिया गठबंधन का, उसको वोटर के सामने कोई बड़ा सपना रखना होगा। अभी तक वो हमने देखा नहीं। और दूसरा, उस बड़े सपने के साथ जमीन पे, सड़क पे उतरना होगा, जो हमने अभी तक देखा नहीं। अब तो 24 में बहुत कम समय बचा है, लेकिन जितने बचे हुए समय में भी अगर ऑपोजिशन, इंडिया कोएलिशन एक एजेंडा देश के सामने रख सके और एक प्लान ऑफ एक्शन जो कि जमीन पे हो, चाहे वो अडानी के लेके हो, चाहे वो किसी एक मुद्दे पे हो, जब तक वो नहीं करता तब तक बीजेपी को सत्ता से उतारने की जो प्रयास है वो पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। आप में से कोई सवाल पूछना चाहेंगे योगेंद्र जी से? लक्ष्मण जी, आप लोग, वरना मैं फिर बात बढ़ाऊंगा। हाँ, देखिए, मैं एक बात योगेंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को नहीं लगता कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से दक्षिण का हिस्सा, बहुत स्ट्रेटेजिक राज्य है जो अलग हुआ 10 साल पहले, वहां एक क्षेत्रीय पार्टी को हराया। मतलब मेरे को याद नहीं पड़ता कि राष्ट्रीय पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी को, जो वहां आंदोलन कर रही थी, अलग राज्य का आंदोलन कर रही थी, और उस अलग राज्य के आंदोलन से उपजी हुई पार्टी को, जिसने दूसरी बार सत्ता वहां चलाई, और दूसरी बार सत्ता चलाने के बाद वो बुरी तरह हारे। और ये जो अंतर विरोध है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से अलग हट करके वहां केसीआर इसलिए हार गए कि लोगों को कॉमन वोटर को ये पता लगा कि इनका मोदी से कोई भीतर का कोई गठबंधन बना हुआ है, ये मोदी से मिले हुए हैं या भाजपा से मिलकर के काम कर रहे हैं। इस फैक्टर से वहां केसीआर, ये बड़ा फैक्टर ने काम किया, जो मेरी जो रिसर्च है, कि इसलिए हार गए कि वो मोदी और बीजेपी से तुमने चोर दरवाजे से एक गठबंधन बना रखा था। वहां ओवैसी फैक्टर ने काम किया कि ओवैसी, केसीआर ये बीजेपी के साथ मिलकर के काम करते हैं और आपने इनके साथ गठजोड़ किया हुआ है। ये दोनों यूनिक चीजें तेलंगाना में मुझे दिखाई पड़ी है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो गठबंधन, जो अलायंस राष्ट्रीय स्तर पर बना है, इस राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन आपने जमीन पर नहीं उतारा। जैसे हम लोग कहावत में बोलते हैं कि गुड़ खाओ और गुलगुले से परहेज, तो ये क्यों ये सब मिसमैनेजमेंट हुआ? कांग्रेस पार्टी की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी नाकाम रही। और मैं राजस्थान में गया तो राजस्थान में मैं कई जगह मुझे बताया गया है कि इनका टिकट काट दिया गया था आला कमान ने, या खड़गे साहब ने, या राहुल गांधी ने, या सोनिया गांधी ने। इसके बावजूद भी ये जो है, ये इनको टिकट दिला दिया गहलोत ने, तो गहलोत ही वहां सर्वशक्तिमान हो गए थे। तो ये दोनों चीजों पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। देखिए, पहली बात कि बीआरएस का और बीजेपी का कहीं ना कहीं गठजोड़ है, इसका नुकसान बीआरएस को मुख्यतः मुस्लिम मतदाता में हुआ, उसके बाहर शायद ये बात नहीं थी। और मुस्लिम मतदाता में भी पूरा नहीं हुआ, जैसा हमने देखा हैदराबाद में बीआरएस को मुस्लिम मतदाता का काफी समर्थन मिला है। हैदराबाद के बाहर जो मुस्लिम मतदाता था, उसको इस बात से चिढ़ हुई और कहीं ना कहीं उसके मन में बात आई कि भैया ये तो कुल मिला के बीजेपी के साथ है, उसका कांग्रेस को फायदा हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि जो तेलंगाना की जीत है, उसका मुख्य इल्जाम, उसका मुख्य कारण बीआरएस की कमजोरी नहीं थी, उसका मुख्य कारण कांग्रेस के द्वारा बहुत ही डायनेमिक तरीके से काम करना था। कांग्रेस ने वहां पिछले 2 साल में वो किया जो कि एक ऑपोजिशन पार्टी को करना चाहिए, धरना प्रदर्शन, जुलूस, विरोध, यात्रा इकट्ठा करना। तो कांग्रेस ने वो तमाम चीजें की।
जो उसे करनी चाहिए थी। तो एक तरह से तेलंगाना में जीत का सेहरा कांग्रेस को बंधना चाहिए और उत्तर भारत के तीनों राज्यों में हार का मुख्य इल्जाम भी कांग्रेस को जाना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा बीजेपी ने ऐसा कोई कमाल का काम ना तो राजस्थान में किया, ना ही मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ का मैं बता नहीं सकता। इन दोनों राज्यों में बीजेपी की लंबी चौड़ी कोई भूमिका थी नहीं। तो कांग्रेस ही तेलंगाना में जीती और कांग्रेस ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में हारी। हमें मुख्यतः कांग्रेस, इसका हारने का मुख्य बात क्या गठबंधन की थी? मुझे गठबंधन सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां नजर नहीं आता, सिवाय राजस्थान में जैसा मैंने कहा सीपीएम और बीजेपी के साथ करते तो ये परिणाम काफी संतुलित होता जैसा आज दिख रहा है उसकी तुलना में। मध्य प्रदेश में गठबंधन का बहुत बड़ा सवाल था नहीं, छत्तीसगढ़ में भी एक छोटी सी संभावना थी, उससे ज्यादा कुछ था नहीं। हम ये जरूर कह सकते हैं कि कैंडिडेट सिलेक्शन में कमजोरियां रही, लेकिन सच ये है कि बीजेपी के कैंडिडेट सिलेक्शन में भी राजस्थान में कितनी कमजोरियां रही। बीजेपी बहुत ही कोई अबे 30 अच्छा 30 संगठित 30 तो तरीके से बागी चुनाव नहीं लड़ी। राजस्थान में योगेन जी 30 से ज्यादा बीजेपी के बागी थे, जिनको बाद में कुछ को बिठाया गया। 7 सांसद जब लिस्ट आई तो 7 में से 6 सांसदों के खिलाफ स्थानीय स्तर पे विरोध हुआ, उसमें अभी हारने की भी 1-2 लोगों की खबर आ रही है। इसके बाद भी बीजेपी ने ओवरकम करके उसके बाद सत्ता छीन लिया अशोक गहलोत से। जी, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें क्रिकेट के विश्लेषण से थोड़ा सीखना चाहिए। क्रिकेट में मैच होने एक खबर है, आमतौर पे नहीं कहते हैं। हाँ अशोक भगत बोलिए सिंह क्या करें। कुलस्ते चुनाव हार गए। अच्छा देखिए, जो केंद्रीय मंत्री भगत सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश से चुनाव हार गए। देखिए जो कई बार के शायद सांसद थे, 4 या 5 बार के मेरे ख्याल से, और विधायक भी थे उसके। अशोक आप कुछ हमें जी योगेन जी पूरी करिए बात। मैं कह रहा था हमें क्रिकेट के विश्लेषण से सीखना चाहिए। क्रिकेट में आमतौर पे कोई चुनाव कोई टीम मैच जीत जाती है तो उसको कमेंटेटर ये नहीं कहता कि उसकी बैटिंग भी अच्छी थी, बॉलिंग भी अच्छी थी, फील्डिंग भी अच्छी थी, ऐसा नहीं होता। वो कहता है कि देखिए बैटिंग में तो कमजोर रहे लेकिन फील्डिंग के अंदर और बॉलिंग में इन्होंने कमाल कर दिया इत्यादि। इस तरह से अगर बीजेपी जीत गई है तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि राजस्थान में उसका कैंडिडेट सिलेक्शन भी बहुत अच्छा था। कोई अच्छा नहीं था बीजेपी का कैंडिडेट सिलेक्शन। सच ये है कि कांग्रेस में मतभेद अगर थे तो बीजेपी में तो टोटल घमासान था राजस्थान में, तो वहां तो कोई बात हो ही नहीं सकती। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बेहतर रणनीति इस्तेमाल की, लेकिन बीजेपी की सरकार कोई बहुत अच्छी सरकार नहीं थी पिछले 4 साल की। तो इसलिए मैं कहता हूं कि तीनों राज्यों में संभावना थी अलग अलग कारणों से कि कांग्रेस वहां वापस सत्ता में आ सकती थी। और अब मैं एक काउंटर, योगेन जी माफ करिए बीच में रोक के काउंटर कर रहा हूं। जब आप कहते हैं कि बीजेपी की कोई खास अच्छी सरकार नहीं थी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में बीजेपी को 230 में से 162 सीटें आ जाए, तो ये कहना लगेगा नहीं कि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ऐसा मान रहे हैं जो वोटर 9% ज्यादा वोट दे दे, 50% वोट दे दे, तो इसका मतलब जो जनता है, जनादेश है या पब्लिक है, उसके लिए अच्छी सरकार थी, हम ना माने? जनता चाह रही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखिए अभी फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं कि बीजेपी को अगर 9% आगे है तो ये वोट तो जनता ने ही दिया है ना। हालांकि ये 9% का फासला मुझे समझने में काफी समय लगेगा, क्योंकि आमतौर पे 9% का जहां फासला होता है बहुत दूर से और बहुत साफ दिखाई दे जाता है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। जिस गांव में कदम रखिए आपको वो आवाज सुनाई दे जाती है, वैसा सुना नहीं। लेकिन जाहिर है जनता ने वोट दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा। लेकिन उससे हम ये निष्कर्ष न निकालें कि कोई जो जीत गया उसकी सरकार भी अच्छी थी, उसके कैंडिडेट भी अच्छे थे, उसका नेता भी अच्छा था। सच बात ये है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की जो सफलता है उसे बीजेपी की सांगठनिक क्षमता और उसकी जो एक चुनावी मशीन की सफलता और उसकी राजनीतिक रणनीति की सफलता में चाहिए, बजाय कि बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व के, क्योंकि नेतृत्व स्थानीय बहुत कुछ था नहीं। शिवराज सिंह चौहान को तो वर्चुअली चुनाव में साइडलाइन कर दिया गया था, ये सब तो हम देख रहे थे अपनी आंखों से। इन बातों को अशोक कुछ कहना चाह रहा है, अशोक कुछ बीच में कहना चाह रहे हैं, अशोक मान के। योगेन जी, जो मैं सब महसूस कर पाया कि शिवराज सिंह चौहान ने एक जो नया पेतरा खेला वहां पे, कि जनरली उनको जब साइडलाइन कर दिया, उनका नाम नहीं लिया जा रहा था, उनकी योजनाओं का नाम नहीं लिया जा रहा था, तो वो घर बैठ देना चाहिए था या वो लो प्रोफाइल पे चले जाते। लेकिन शिवराज और ज्यादा एग्रेसिव हो गए, 150 से ज्यादा सभाएं करी, और बाद में शिवराज ने इसको व्यक्तिगत रूप से कैश करना शुरू किया कि आपको मामा चाहिए कि नहीं चाहिए।
क्या मामा ने अच्छा काम किया कि नहीं किया। और वो केंद्र की बजाय सिर्फ अपनी योजनाएं बना रहे थे और उन्होंने एक मैसेज देने का प्रयास किया कि ये आपका मामा जो इतने सालों से आपके लिए कर रहा है, कांग्रेस आएगी तो ये बंद कर देगी और इस मामा के लिए आपको साथ देना जरूरी है। तो ये जो आखिरी 8-10 दिनों में जो टर्नआउट हुआ और सबको लगने लगा कि बीजेपी टक्कर में है। जो कांग्रेस बिल्कुल कह रही थी कि हमको सत्ता में आना है, वहां बीजेपी टक्कर में आ गई। और ये तो हमको भी नहीं लग रहा था, लेकिन वो जो सिंपैथी वोट है, वो महिलाओं के वोट कैसे गिरे, मुझे लगता है कि योगेश जी इसको टाइम लगेगा पूरा स्टडी करने में, लेकिन महिलाओं के वोट, ओबीसी महिलाओं के वोट एक मुश्त में गए। कई जगह, कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में महिलाओं के वोट, बहुत ज्यादा वोट परसेंटेज महिलाओं का रहा। तो ये जो आखिरी जो 9% हमको कहीं दिखा नहीं, मुझे लगता है ये शिवराज ने अपने बलबूते पे कैश किया हुआ है। नहीं तो जिस शिवराज के रैली में अथाह भीड़ आती थी, वहां प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री के, मुझे अमित शाह जी के रैली में चेयर्स खाली होती थी। ये भी नजारा हमने देखा। कई सभाएं कैंसिल की अमित शाह ने क्योंकि रश नहीं है, लोग नहीं आए, खासकर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये जो पूरा खेल जो किया, मुझे लगता है शिवराज ने अपने बलबूते पे अपने को सामने रख के किया, एक सिंपैथी कार्ड खेला उन्होंने और उसका फायदा उनको मिला, जो इतना स्वीप हो गया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि शिवराज सिंह चौहान ने कार्ड खेला और इसमें कोई शक नहीं कि उनको थोड़ा बहुत फायदा उससे हुआ होगा। इसमें भी कोई शक नहीं कि लाडली बहन योजना जो उन्होंने आखिर में चलाई, उससे कुछ महिलाओं में फायदा हुआ होगा। लेकिन उससे कांग्रेस की 4-5% की लीड बीजेपी की 9% की लीड में बदल जाए, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। जैसा मैंने कहा, थोड़ा और समय लेंगे, समझेंगे कि इतना क्या हुआ, मगर ये इतना बड़ा बदलाव है जिसको समझने में थोड़ा समय लगेगा। और सिंपल सिंपैथी पे देखिए, शिवराज सिंह चौहान कोई इतने बड़े फैक्टर नहीं है कि वो पूरे के पूरे प्रदेश का नक्शा बदल दें। और आप देखिएगा, उनको बीजेपी मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगी, संभव है, और उसके बाद भी बीजेपी की स्क्रीन कट रहा है ऊपर देखिए। तो ये सब चीजें संभव, ये मतलब ये सब एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये सब अगर नारे का चुनाव होता 1%, 2% से, तो मैं इन सब बातों को समझ सकता था। ये जो 9% का फासला है और 2/3 बहुमत है, ये इतनी छोटी चीजों से एक्सप्लेन नहीं हो सकता। इसके लिए हमें कुछ बेहतर सोचने की जरूरत है। ये बात सही करें कि बहुत बड़ा फंस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी हमारी बातचीत में हिस्सा लेने के लिए।